तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। तो आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके सामने हम आ रहे हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आज जो टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का मतलब क्या होता है कि बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जैसे बिहार में कुछ नदी है, बिहार में कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ना, बिहार में महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बिहार में कुछ जलप्रपात है, बिहार की कुछ नदी है। तो इस तरह से बिहार के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक सर बिहार स्पेशल एग्जाम में आता है क्या? बिल्कुल आता है। जैसे आप बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे तो बिहार स्पेशल से सवाल 8 से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। बिहार एसएससी का एग्जाम देंगे तो वहां भी 8 से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। बीपीएससी देंगे तो 25 से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिला के दरोगा का पेपर देंगे वहां भी 8 से 10 प्रश्न आएगा। तो जो भी बिहार का एग्जाम होता है, जो स्पेशली बिहार में कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे बिहार पुलिस है, दरोगा है ना, बिहार एसएससी है, और भी बिहार में जैसे बीपीएससी है, बीपीएससी टीचर है। तो बिहार में जितने भी परीक्षा होती है उसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है। जैसे हम अभी दिखाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, लेकिन हाँ एक ही वीडियो में खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि बिहार स्पेशल बहुत बड़ा सेक्शन है। तो हम लोग जितना हो सकता है कवर करेंगे। लेकिन हम लोग किस किताब से कवर करने जा रहे हैं, तो उस किताब का नाम है किरण प्रकाशन। क्या है? क्या है? किरण प्रकाशन का बुक है। किरण प्रकाशन का बुक है, लिखा हुआ है 6300 लिखा हुआ है, लेकिन ये 6300 पुराना बुक है मेरे पास। अब इसका नया बुक मार्केट में आ चुका है, अब हो गया है 6900। 6900 प्लस का मतलब होता है कि इस बुक में 6900 प्रश्न दिया हुआ है। कितना? 6900। इस बुक का नाम है बिहार ऑल एग्जाम। क्या है? बिहार ऑल एग्जाम, जिसमें बीपीएससी टीआरई है, बीएसएससी है, बिहार दरोगा है, बिहार सिपाही है, समान अध्ययन है, चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज कहे तो पूरा पॉलिटी का क्वेश्चन एक जगह दिया हुआ है, पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है तो अलग अलग सेक्शन बना के दिया हुआ है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, अलग अलग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, भारत का भूगोल अलग, विश्व का भूगोल अलग, स्टैटिक जीके, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, कुछ योजना है, तो वो सब कुछ यानी ओवरऑल, यानी कि जितना भी कुछ होता है ना, जितना सब्जेक्ट होता है कंपटीशन में, वो एक ही बुक में सारा के सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। वो भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी अभी तक बिहार में जितना भी परीक्षा होता है उस सब का क्वेश्चन चैप्टर वाइज करके एक तरफ दे दिया है। तो बहुत मस्त बुक है, आप सब लोग इस बुक को खरीद लेंगे। जो खरीद लिए हैं अच्छी बात है, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ता है, क्लासरूम में पढ़ता है, उस सब के पास ये बुक है। लेकिन हाँ, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके पास हो सकता है ये बुक ना हो, तो आप लोग ये मार्केट में जाके ये बुक ले लीजिएगा। और इस बुक को हम पूरे यूट्यूब पे खत्म करेंगे, पूरा के पूरा बुक को अब बढ़िया से खत्म करेंगे, समझा के खत्म करेंगे, डिस्कशन करा के खत्म करेंगे। तो आज हम लोग इसी किताब को शुरू करने जा रहे हैं। इस किताब में क्या शुरू करने जा रहे हैं? तो बिहार स्पेशल। क्या शुरू कर रहे हैं? बिहार, क्योंकि ये बिहार ऑल एग्जाम के लिए हो जाएगा, चाहे बिहार में कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। फिर कहेंगे सर बिहार के अलावा अगर हम कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो होगा कि नहीं? आप अलग का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी हो जाएगा। जैसे आप एसएससी एमटीएस कर रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी कर रहे होंगे, है ना, एसएससी जीडी कर लीजिएगा, तो आपका हर एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये बिहार में खाली काम आएगा, ये बिहार में जितना भी परीक्षा है उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है ये उसी का कलेक्शन है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बिहार में पूछा है वो अदर राज्य के एग्जाम में नहीं पूछेगा, एकदम पूछेगा। तो आपके पास ये बुक होना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि इस बुक में किस किस एग्जाम के क्वेश्चन को कवर किया है। तो देखिए बीएसएससी स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय, आंसू लेके बीपीएससी बिहार शिक्षक, बीपीएससी बिहार दरोगा, अवर निरीक्षक बिहार पुलिस, मद निषेध, डीआरडीए फॉरेस्ट गार्ड, स्टेट पटना हाईकोर्ट, बीपीएससी ऑडिटर, बिहार में आयोजित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है आपके सामने।
तो इस बुक को आप ले लीजिएगा, किरण प्रकाशन का बुक है, ये लिखा हुआ है किरण प्रकाशन। किताब का नाम है बिहार ऑल एग्जाम, बोलिएगा दे देगा। उसमें 6300 है, अभी नया किताब आया है उसमें 6900 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा बिहार स्पेशल, हेडिंग बनाइए। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए बिहार स्पेशल, हेडिंग बनाइए जब तक हम निकाल लेते हैं बिहार स्पेशल। चलिए, इस तरह से 23 नंबर चैप्टर है इस बुक में। आपके नया वाला बुक में भी यही तरह का होगा, सबसे लास्ट में दिया हुआ है बिहार स्पेशल। इस बुक के सबसे लास्ट में जाएंगे तो बिहार स्पेशल लिखा हुआ है, बिहार सामान्य ज्ञान। ठीक है, हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारा प्रश्न हम बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग ये बुक आपको अपने पास खोल लीजिए। जो भी लोगों के पास ये बुक है अपने पास इस क्लास को देखने के लिए खोल लीजिए, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। आप एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखिए और इस बुक को बिहार सामान्य ज्ञान को आप खोल के रख लीजिए वहां पे। और जिनके पास ये बुक अभी भी नहीं है तो आप खरीद लीजिए बुक, बहुत अच्छा बुक है। और इसका पूरा के पूरा डिस्कशन हम करवा देंगे कि आपका बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी परीक्षा है, कोई भी परीक्षा को फोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जीके जीएस का डर खत्म हो जाएगा। जीके जीएस यानी ऑल इन वन, एक किताब हर एग्जाम पे भारी पड़ेगा। हम डिस्कशन कराएंगे, मस्त तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग या कॉपी निकाल लिए होंगे, आप पेन भी निकाल लीजिए वो, है ना। आप बिहार सामान्य ज्ञान को आप खोल लीजिए। चलिए, तो हम अब शुरुआत करते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रश्न को हम कम समय में निकाल सके और वो समझाते हुए निकालना है हमको। ठीक है, तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि बिहार में वैशाली की नगर वधु, लिखा हुआ है। हम बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। आपके पास ये बुक होना चाहिए, आप अपने पास खोल के रख लीजिए और मेरे साथ साथ आप वहां देखिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, कौन है? आम्रपाली। आम्रपाली, वो आम्रपाली ना जो भोजपुरी हीरोइन है, आम्रपाली, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आम्रपाली ये भी नेत्री है, अभिनेत्री है, यानी डांस करती है। डांस वाले को क्या बोलते हैं? जो डांस करती है उसे नेत्री बोलते हैं ना। अभिनेत्री बोलिएगा, डांस करने वाली है ये, नेत्री है ये। तो आम्रपाली बोला है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु है। ये आम्रपाली कौन थी? वैशाली की नगर वधु थी। तो परीक्षा में आएगा कि वैशाली की नगर वधु कौन है, तो आप कहेंगे आम्रपाली। क्या है? वैशाली का, वैशाली समझते हैं ना, हाजीपुर, तो वैशाली के नगर वधु है, नगर वधु। तो वैशाली के नगर वधु कौन है? आम्रपाली। कौन है? आम्रपाली। तो वैशाली के नगर वधु आम्रपाली, इसका संबंध किसके शासनकाल से है? तो आपका आंसर होगा पहला वाला, लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य से ये बिलोंग करती है। कौन गणराज्य से? लिच्छवी। तो आपके सवाल का आंसर कौन हो गया? पहला ऑप्शन हो गया, लिच्छवी गणराज्य। तो कोई बोलेगा कि जो वैशाली के नगर वधु है आम्रपाली, वो कौन, कहां से संबंध रखती है? तो आप बोलेंगे लिच्छवी गणराज्य से संबंध रखती है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मौर्य। ऑप्शन बी क्या है? मौर्य। तो इसके बारे में आप लिख लीजिए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यहाँ पे परीक्षा में आ सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप ये भी लिख लीजिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, गुप्त वंश। कोई पूछेगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। देखिए, डिस्कशन में
आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा, बहुत मस्त तरीके वाला तैयारी हो जाएगा। तो आप अच्छे से हमारे साथ प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद वीडियो को 1-2 बार चला के देख लीजिएगा, आपके दिमाग में पूरा सेव हो जाएगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और इसमें चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है, डी ऑप्शन, वो चोल दिया हुआ है। तो कोई पूछेगा कि चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे विजयालम। विजयालम, तो विजयालम था चोल वंश के संस्थापक। कौन था? चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो वो है विजयालम। कौन हो जाएगा? विजयालम। नोट करिए फटाक से मेरे साथ में, विजयालय, विजयालम या विजयालय बोल सकते हैं। तो विजयालय, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, और चोल वंश का संस्थापक विजयालय। इसको विजयालम ना करिएगा, विजयालय लिख दीजिएगा, विजयालय, विजयालय, विजयालय। तो कहा थे बताइए? वैशाली के नगर वधु आम्रपाली कौन थी? तो वैशाली के नगर वधु आम्रपाली वो लिच्छवी गणराज की, लिच्छवी गणराज से संबंधित थी, जो कि एक अभिनेत्री थी, डांस करती थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न, आपके पास बुक होना चाहिए, लेकिन हाँ, जिनके पास अभी वर्तमान में बुक नहीं है, तो हम बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ, आप प्रश्न लिख सकते हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो हम बोल रहे हैं, आप लिखिए। क्या है? मगध विश्वविद्यालय। क्या पूछा आपसे? मगध विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय पूछ रहा है कि मगध विश्वविद्यालय कहां पड़ता है। मगध जो विश्वविद्यालय है वो कहां पड़ता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पटना में, दूसरा ऑप्शन है बोधगया में, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, और चौथा ऑप्शन है नालंदा में। तो क्या क्या ऑप्शन है? पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर, नालंदा। तो आप बताइए मगध विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर बोधगया में पड़ेगा। कौन गया में? बोधगया। तो बोधगया में मगध विश्वविद्यालय पड़ता है। तो मगध विश्वविद्यालय कहां पड़ेगा? बोधगया में। और याद है आपको कि बोधगया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये भी बात आप लिख सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम जो बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था गौतम बुद्ध को? तो यही बोधगया के, बोधगया में। अब बोधगया कौन सी नदी के किनारे है? वही ध्यान में आएगा कि बोधगया कौन से नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे फल्गु नदी, फल्गु नदी के किनारे है। कौन नदी? फल्गु नदी। लेकिन एक पुराना नाम था निरंजना नदी, यानी बोधगया पहले निरंजना नदी के किनारे था, लेकिन निरंजना नदी का नाम चेंज हो गया, अब बन गया फल्गु नदी। तो कभी भविष्य में पूछे कि फल्गु नदी का पुराना नाम, पुराना नाम, तो आप कहेंगे निरंजना नदी, निरंजना नदी। देखिएगा निरंजना नदी था। तो फल्गु नदी का पुराना नाम निरंजना नदी है। और इसी फल्गु नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है, इसी फल्गु नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? एक बांध बनाया गया है। इस नदी पर, फल्गु नदी पर। कौन सा बांध? रबर डैम, रबर डैम। डैम माने क्या होता है? बांध। तो रबर बांध बनाया गया है। बांध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डैम। तो कोई पूछे कि फल्गु नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो आप कहेंगे रबर डैम बनाया गया है। फल्गु नदी का पुराना नाम क्या था? तो निरंजना नदी था। फल्गु नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो बोधगया है। बोधगया में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो मगध विश्वविद्यालय है। बोधगया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इतना प्रश्न बनता है, आप अच्छे से नोट कीजिए मेरे साथ, जल्दी से नोट कीजिए, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा तो हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक रोक के आप उतार लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। मतलब सवाल पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा जिला है जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। मतलब बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, यही पूछ रहा है आपसे कि बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। कोई पूछेगा कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो एरिया में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, सबसे कम है। पूरे बिहार में 38 गो जिला है, तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। तो आप कहेंगे कि बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है ना, वो शिवहर है। कौन है? शिवहर है। कौन है? शिवहर है। शिवहर है जो सबसे छोटा जिला है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। कहेंगे कि सर सबसे छोटा ये है, तो सबसे बड़ा जिला कौन है? या ये तो सबसे छोटा है, ये क्या है? सबसे छोटा है। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जो जिला है ना, वो पश्चिमी चंपारण है। कौन चंपारण है? पश्चिमी चंपारण। तो आप ये भी जान जाइए, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जानते हैं? बेतिया को बोलते हैं। पश्चिमी चंपारण किसको बोलते हैं? बेतिया को बोलते हैं। इसी बेतिया में ना एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो लिख लीजिए, पश्चिमी चंपारण में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो वाल्मीकि। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जिनको पूरा के पूरा टाइगर रिजर्व पढ़ना हो, भारत में 58 को टाइगर रिजर्व वर्तमान में है। अगर आपको 58 के 58 पढ़ना है तो इसका एक प्रॉपर वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप अच्छे से देखिए और नोट्स बना दीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल बिहार स्पेशल चल रहा है, तो हम बिहार के हर एक चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो आप कहेंगे शिवहर है। कहेगा बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण है। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल की बात। अब कभी आए कि जनसंख्या की बात कर ले कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या में माने बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन है। मतलब जनसंख्या में अगर बोले, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला की बात करिएगा तो वो है पटना। कौन है? पटना। क्योंकि पटना राजधानी है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। देखो, पटना जिला भी है और पटना राजधानी भी है, तो पटना जिला के पास सबसे ज्यादा आबादी है। फिर आपके मन में आएगा कि सर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा है। शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा में डबल बड़ा का आर होता है कि छोटा वाला आर होता है? छोटा ही आर होता है, शेखपुरा। तो सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना और सबसे कम शेखपुरा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का जवाब होगा कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। तो ऑप्शन एक गया है, दूसरा शेखपुरा है, तीसरा बक्सर है, चौथा सारण है। तो देखिए शिवहर होना चाहिए, देखिए शिवहर ऑप्शन में नहीं है। तो पहला देखो, सबसे मतलब सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला शिवहर है, लेकिन 2 नंबर पे शेखपुरा आता है। बोलेगा ना कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन, तो आप कहेंगे शिवहर। और दूसरा नंबर पे सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन, तो शेखपुरा। तो इनमें शिवहर नहीं है, तो कौन हो जाएगा आंसर? शेखपुरा आंसर हो जाएगा। तो आपके 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शेखपुरा। चलिए नोट कर लीजिए, शेखपुरा हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 4 नंबर सवाल में। और 4 नंबर बोला है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर स्थित है। बिहार का, आप लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं, आप लिखिए। गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान क्या बोला है? गंगा का उत्तरी मैदान। गंगा का जो उत्तरी मैदान है
वो बिहार के कितने क्षेत्रफल पे विस्तृत है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 56,980। क्या हो जाएगा? 56,980 वर्ग किलोमीटर। कौन किलोमीटर? वर्ग किलोमीटर। तो गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत बोला है? कि बिहार, गंगा का जो उत्तरी मैदान है, बिहार का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, मतलब विस्तार है? तो आप कहेंगे 56,980 वर्ग किलोमीटर पे विस्तार है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर बोला है कि ओडिशा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? आपका प्रश्न क्या है कि ओडिशा, जो ओडिशा है वो बिहार से कब अलग हुआ? अपना बिहार से अलग कब हुआ, यही परीक्षा में पूछ रहा है। तो आप बताइए, पहले यहाँ पे प्रश्न लिखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल, इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936। अब खोज लीजिए ऑप्शन। 1 अप्रैल 1936 का है तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में 1936 लिखा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ले लीजिए। देखिए, एक था बंगाल, एक क्या था? बंगाल। अब पूछेगा कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? बंगाल से जो अपना बिहार है वो कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? कोई बोलेगा कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो आप कहेंगे कि बंगाल से जो बिहार अलग हुआ वो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। कब अलग हुआ? तो पूछेगा कि बंगाल से अपना बिहार कब अलग हुआ, तो आप कहेंगे 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। इसीलिए ना बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बिहार स्थापना दिवस, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो वह है 22 मार्च। अब 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जल दिवस। कौन सा दिवस? तो 22 मार्च को हम मनाते हैं जल दिवस। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिवस? तो जल दिवस। 22 मार्च को कौन सा दिवस? तो जल दिवस। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस? तो जल दिवस। ठीक है। तब बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अब यहां पे बताइए कि जब बंगाल से बिहार अलग हुआ ना, जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो केवल बिहार अलग नहीं हुआ, बिहार, ओडिशा और झारखंड तीनों एक साथ अलग हुआ। किससे अलग हुआ? बंगाल से। तो बंगाल से कौन कौन अलग हुआ? अपना बिहार, ओडिशा और झारखंड, ये तीनों एक साथ अलग हुआ। फिर बाद में क्या हुआ कि अपना बिहार से ओडिशा भी अलग हो गया। तो ओडिशा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। फिर अपना बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। तो झारखंड कब अलग हुआ? आप यहां पे लिखिए कि बिहार से जो झारखंड है वो कब अलग हुआ? तो आप कहेंगे कि 15 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को अपना अपना बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो इतना आप नोट कीजिए जब तक हम इंक डाल लेते हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए।
नोट हो गया तो हम मिटा दे। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, पूरा आशा और विश्वास है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न था कि बिहार से ओडिशा कब अलग हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, छठा नंबर सवाल। बोला कि बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ। बोलेगा कि अपना बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 1929 में हुआ। कब हुआ बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे कि 1929 में हुआ। 1929 में हुआ तो ये कौन किया था, बिहार में किसान सभा का गठन कौन किए थे, तो आपका आंसर होगा स्वामी सहजानंद। सहजानंद कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। तो बिहार में किसान सभा का गठन कौन किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर पूछेगा कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कौन किया। बिहार में प्रांतीय का है तो राज्य वाला, तो प्रांतीय किसान सभा का भी गठन कौन किया, तो यही स्वामी सहजानंद सरस्वती ही किए थे। देखिए बिहार में किसान सभा बोले या फिर बिहार में प्रांतीय किसान सभा बोले, ये दोनों की स्थापना करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब किए थे, 1929 में किए थे। तो आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। एक और परीक्षा में पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कौन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा, कौन सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कौन किया था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका अध्यक्ष था। इसका अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन सरस्वती, सहजानंद। लेकिन परीक्षा में आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव कौन था। अध्यक्ष ना पूछ के आपसे सचिव पूछेगा तो उसका नाम बोलेंगे NG रंगा। NG रंगा। सचिव कौन था, NG रंगा थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सचिव कौन था, NG रंगा था। जल्दी से नोट कीजिए। अब परीक्षा में आएगा कि सर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1936 में। लेकिन सीधे बिहार किसान सभा बोलेगा तो 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा बोलेगा तो 1929 में। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा बोलेगा तो 1936 में। नोट कर लिए। अब बहुत ज्यादा VVI प्रश्न है, इसको आप VVI मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न आपको याद रखना ही रखना है, ये पेपर में डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई पूछेगा ना कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ तो कहाँ हुआ, कभी पूछ देगा कहाँ हुआ, तो आप बोलेंगे लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। तो ये भी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। 7 नंबर सवाल कथी बोल रहा है, देखिए 7 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत के महान ज्योतिषचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। माने ज्योतिषचार्य आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का आप नाम सुने होंगे। आर्यभट्ट का, आर्य जो भट्ट थे उनका नाम आप सुने हुए हैं। आर्यभट्ट कौन थे, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। कौन थे, गणितज्ञ। गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे। यही ज्योतिषचार्य भी थे, ये ज्योतिष भी थे, ज्योतिषचार्य, ये ज्योतिषचार्य भी थे, गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषचार्य भी थे। इन्होंने ही जीरो का आविष्कार किया था।
इन्होंने क्या किया था? शून्य का आविष्कार, पूरे दुनिया को शून्य का आविष्कार यानी शून्य देने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। आप जानते हैं ना वृत्त में पाई होता है, तो पाई का भी आविष्कार करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। फिर दशमलव होता है ना मैथ में दशमलव, तो दशमलव प्रणाली भी देने वाले यही थे। दशमलव, तो दशमलव प्रणाली भी देने वाले यही थे। तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, पाई का आविष्कार किया, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। आर्यभट्ट का एक बुक भी है, आर्यभट्ट का एक बुक है, लिखिएगा आर्यभट्ट का एक बुक भी है। आर्यभट्ट का एक बुक है आर्यभट्टियम, उनका बुक का नाम क्या है? आर्यभट्टियम, भट्टियम है। तो आर्यभट्ट का बुक का नाम क्या है? आर्यभट्टियम बुक का नाम है, नोट कर लीजिए आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट कहाँ का था ये बताइए? आर्यभट्ट का संबंध बिहार से कहां से है? तो आर्यभट्ट का संबंध बिहार के पाटलिपुत्र से। कहां से? आर्यभट्ट का जो संबंध है वो कहां से है? पाटलिपुत्र से है। कहां से? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का है तो पटना। अब कोई पूछेगा कि सर पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? परीक्षा में आएगा, पहला तो सवाल ये हो गया कि आर्यभट्ट का संबंध कहां से? तो पाटलिपुत्र से। अब कोई पूछेगा कि पाटलिपुत्र जो शहर है पटना में वो किसने बसाया? तो उसका नाम है उदाईन। कौन है? उदाईन। कौन है? उदाईन है। तो पटना शहर यानी पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? उदाईन। और उदाईन कौन था? अजात शत्रु का बेटा था। उदाईन कौन था? अजात शत्रु का नाम सुने होंगे, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु का कौन था? बेटा था। तो अजात शत्रु का बेटा कौन था? उदाईन। उदाईन ने कौन सा शहर बसाया? पाटलिपुत्र शहर बसाया। अब पाटलिपुत्र से संबंध किस ज्योतिषाचार्य या गणितज्ञ का है? तो आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने किसकी चीज का खोज किया? शून्य का, पाई का, दशमलव प्रणाली का। तो इतना प्रश्न आर्यभट्ट से बनता है, आप नोट कर लीजिए। आर्यभट्ट ने ही बोला था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखिए आर्यभट्ट ने क्या बोला था? आर्यभट्ट क्या बोले थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। तो पहले सबसे पहले कौन बोला था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तो वो कहने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। तब जो सूर्य है वो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है, ये सबसे पहले कहने वाला आर्यभट्ट थे। तो नोट कर लीजिए इतना सवाल। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न में। और 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है किसके हाथों नष्ट हुआ? इसका मतलब हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो आइए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय लिखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो पहला नंबर तो परीक्षा में आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पहला सवाल हो जाएगा अपना बिहार। कहाँ है? अपना बिहार में है, अपना बिहार में है। फिर बोलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो आप जवाब देंगे कुमार गुप्त ने बनाया, कुमार गुप्त ने बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाले कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। ठीक है। इसको नष्ट कौन किया? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। इसे नष्ट कौन किया? नष्ट कौन कर दिया? बख्तियार, ब आधा ख, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को बम से उड़ा दिया। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले कौन? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय बनाने वाले कौन? संस्थापक कौन? तो वह कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। नोट कीजिए। फिर आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति, कुलपति, कुलपति
देखो कुलपति क्या होता है, जैसे आप स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल जानते हैं ना, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, उसी प्रकार यूनिवर्सिटी में कुलपति होता है। जो प्रिंसिपल होता है वो कुलपति होता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति एपीजे अब्दुल कलाम था। कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम था नालंदा विश्वविद्यालय के पहला कुलपति। नोट कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीज का पढ़ाई होता था? तो बौद्ध धर्म का। ये भी आप नोट कर लीजिए, इसमें किसकी पढ़ाई होता था? बौद्ध धर्म की पढ़ाई होता था। नोट कर लीजिए, बौद्ध धर्म का पढ़ाई होता था। अब कुछ यूनिवर्सिटी और लिखा देते, एग्जाम में आएगा। ये नालंदा विश्वविद्यालय तो हो गया, अब एक आध दो और यूनिवर्सिटी है जो यहीं पर आप लिख लीजिए। यूनिवर्सिटी चल रहा है तो यूनिवर्सिटी के जगह पे ही खत्म कर दीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कहेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में। बिहार में तो है लेकिन कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। फिर कहिएगा कि सर विक्रम विश्वविद्यालय को कौन बनाया? संस्थापक कौन है? तो इसका है संस्थापक धर्मपाल। कौन पाल? धर्मपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमारगुप्त। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है धर्मपाल। ठीक है। फिर आता है एक और ओदंतपुरी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को कौन बनाया? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को बनाने वाले कौन थे? नोट कीजिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वह है गोपाल। कौन है? गोपाल है। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। एक और है, एक और लास्ट लिख लीजिए, सोम विहार विश्वविद्यालय। कौन विहार? सोम विहार। सोम विहार विश्वविद्यालय। तो सोम विहार विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो वो भी है धर्मपाल। वो भी कौन है? धर्मपाल है। देखिएगा, इसका भी संस्थापक कौन है? धर्मपाल है। कौन पाल है? धर्मपाल। लेकिन जो सोम विहार विश्वविद्यालय है ना, ये बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में है। तो ये भी नोट कर लीजिए आप, बांग्लादेश, बांग्लादेश में है ना। सोम विहार विश्वविद्यालय के स्थापना करने वाले कौन? धर्मपाल। और ये है कहाँ? बांग्लादेश में है। तो आप इतना यूनिवर्सिटी को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। एक और लिख लीजिए, कोई पूछेगा ना कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, यानी सबसे पहला विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा तक्षशिला। कौन हो जाएगा? सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन होगा बताइए? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले राजा तक्ष थे। इसका स्थापना कौन किया था? राजा तक्ष। राजा तक्ष किया था। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला है। और कौन स्थापना किया था? राजा तक्ष। तो चलिए तक इसे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से हमारा प्रश्न हो गया। अब हम लोग 9वां नंबर सवाल पे चलते हैं। 9वां नंबर सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक पता होगा आपको कि बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो बिहार का जो शोक है वो किसको कहते हैं? तो बिहार का शोक हम लोग बोलते हैं कोसी नदी को। कौन नदी? कोसी नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी। फिर आएगा कि सर बंगाल के शोक किसको कहते हैं? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो जो बंगाल का जो शोक है ना
उसे दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर, दामोदर नदी को कहते हैं। तो बिहार का स्रोत कोसी नदी, बिहार का स्रोत कोसी नदी। अब कोसी नदी कहां से निकलती है, परीक्षा में आएगा कि कोसी नदी कहां से निकलती है, तो गोसाईनाथ स्थान से निकलती है। गोसाईनाथ, गोसाईनाथ स्थान से निकलती है, नोट कीजिए, गोसाईनाथ से निकलती है। बिहार का स्रोत किस नदी को, कोसी नदी को। कोसी नदी कहां से निकलती है, गोसाईनाथ स्थान से निकलती है। और कोसी नदी पर एक परियोजना है, कोसी परियोजना। इस पे कौन परियोजना है, कोसी परियोजना। इस पे एक परियोजना है जिसका नाम है कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना किस नदी पे है, कोसी नदी पे है। अब कोसी परियोजना कब बना था, तो आप बोलेंगे 1954 में। तो इतना नोट कीजिए, कोसी परियोजना कब बना था, तो 1954 में बना था। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 9वें नंबर पे है, अभी हम लोग 9वें नंबर पे है। आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में है कि बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ, तो अभी तो बता दिए 1954 में। अगला प्रश्न का जवाब ऑटोमेटिक पता आपको। 10 नंबर सवाल बोला है कि बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ, तो आप कहेंगे 1954 में। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल है कि बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ। क्या बोला है, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन केंद्र। तो दूरदर्शन केंद्र समझते हैं, दूरदर्शन केंद्र क्या है। तो दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन जो केंद्र है वो आपका बना था कब, दूरदर्शन केंद्र आपका बना है, दूरदर्शन केंद्र कब बना, तो दूरदर्शन जो केंद्र है वो आपका बना है कब, तो वो दूरदर्शन केंद्र आपका बना है 1978 में। तो दूरदर्शन केंद्र कहां बना, 1978 में बना। तो दूरदर्शन केंद्र 1978 में बना है। दूरदर्शन केंद्र कहां बना है, तो 1978 में बना है। नोट कर लीजिए, दूरदर्शन केंद्र कब बना, 1978 में बना। कहां बना, तो पटना में बना। कहां बना, तो पटना में बना। नोट कर लीजिए, दूरदर्शन केंद्र कहां बना, तो पटना में बना। नोट कर लीजिए फटाक से, दूरदर्शन केंद्र कहां बना, पटना में। लेकिन आपसे परीक्षा में आएगा कि भारत में पहली बार दूरदर्शन केंद्र कहां बना, भारत में, ये बिहार में था। अब भारत की बात करते हैं, भारत में दूरदर्शन केंद्र पहली बार कहां लगाया गया, तो आप कहेंगे कि दूरदर्शन केंद्र पहली बार भारत में 1959 में लगाया गया। कहां लगाया गया, दिल्ली में। लिख लीजिए, भारत में पहली बार दूरदर्शन केंद्र कब लगाया गया, 1959 में। कहां लगाया गया, दिल्ली में लगाया गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर। अगला 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के स्रोत है। क्या पूछा है, गर्म जल के स्रोत। देखो बिहार में गर्म जल के स्रोत बहुत जगह है, लेकिन ज्यादातर जो परीक्षा में सवाल आता है ना, वो राजगीर से और मुंगेर से आता है। क्योंकि राजगीर में गर्म जल के स्रोत बहुत ज्यादा है और मुंगेर में भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग दोनों के दोनों पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप राजगीर हेडिंग बनाइए कि आखिर राजगीर में कौन कौन गर्म जल के स्रोत है। गर्म जल के स्रोत मतलब होता है कि वहां पे नदी होगा, छोटा छोटा नदी होगा, है ना, कुंड टाइप का होगा, और वो पानी वहां का गर्म होगा। ठीक है, तो राजगीर में गर्म जल के स्रोत कौन कौन है, तो सबसे पहले लिखिएगा ब्रह्म कुंड। कौन कुंड, ब्रह्म कुंड। कौन कुंड है, ब्रह्म कुंड है। कौन कुंड है, ब्रह्म कुंड है। तो राजगीर में कौन कुंड है, ब्रह्म कुंड। अब ब्रह्म कुंड में 87 डिग्री टेम्परेचर होता है।
87 डिग्री टेम्परेचर होता है ब्रह्म कुंड में। सोचिए 13 डिग्री टेम्परेचर और आ जाएगा तो पानी उबलने लगेगा, तो काफी ज्यादा पानी गर्म होता है, 87 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो परीक्षा में आएगा कि राजगीर का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो आप कहेंगे ब्रह्म कुंड। और क्या है राजगीर में, का सूर्य कुंड भी है। राजगीर में कौन कुंड है, सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड भी कहाँ है, राजगीर में ही है। फिर आपसे बोलेगा सप्तधारा कहाँ है, सप्तधारा, सप्तधारा कहाँ है, तो सप्तधारा भी यहीं पे है, राजगीर में ही है। तो ब्रह्म कुंड राजगीर, सूर्य कुंड राजगीर, सप्तधारा जल कुंड ये भी राजगीर, मखदूम कुंड एगो कौन है, मखदूम, तो मखदूम कुंड भी कहाँ है, राजगीर में है। एक और लास्ट लिखिएगा नानक कुंड, कौन कुंड, नानक कुंड। तो देखिए आपके सामने राजगीर में कौन कौन कुंड हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, सप्तधारा कुंड हो गया, मखदूम कुंड हो गया, नानक कुंड हो गया। तो ये सारा के सारा कुंड कहाँ है, राजगीर में है, नोट कर लीजिए। और सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड कौन है, ब्रह्म कुंड, 87 डिग्री टेम्परेचर है। तो राजगीर में इतना कुंड आपको याद रखना है। अब आपको अगला हेडिंग बनाइएगा मुंगेर, अगला हेडिंग बनाइए मुंगेर। अब मुंगेर में कौन कौन है थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुंगेर में कौन कौन है। तो देखिए मुंगेर में सबसे पहला नाम आता है राम जी का, रामेश्वरम कुंड, कौन कुंड, रामेश्वरम कुंड। तो रामेश्वरम कुंड कहाँ पड़ेगा, तो मुंगेर में। रामेश्वरम कुंड कहाँ पड़ेगा, मुंगेर में। और जहां राम रहेगा वहीं सीता रहेगा। तो सीता कुंड कहाँ पे, सीता कुंड कहाँ पे, तो ये भी मुंगेर में। तो जहां राम वहां सीता, तो रामेश्वरम कुंड मुंगेर और सीता कुंड मुंगेर। आप बताइए जहां राम है वहां सीता है, तो वहां पे लक्ष्मण भी होगा, तो लक्ष्मण कुंड भी कहाँ है, तो लक्ष्मण कुंड कहाँ है, तो ये भी मुंगेरे में है। तो आपको याद रखने के लिए टेंशन लेना है नहीं, राम सीता लक्ष्मण ये तीनों कहाँ है, मुंगेर में। और ये जो लक्ष्मण कुंड है ना, ये मुंगेर का सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है। जैसे राजगीर का सबसे गर्म जल कुंड कौन था, तब पहले थे ब्रह्म कुंड, कितना टेम्परेचर था, 87 डिग्री। उसी प्रकार मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड कौन है, तो लक्ष्मण कुंड सबसे गर्म जल कुंड है। इसका टेम्परेचर 62 डिग्री है, उसका 87 डिग्री था, ये 62 डिग्री टेम्परेचर है लक्ष्मण कुंड का। आप बताइए जहां राम है वहां सीता है, जहां सीता है वहां लक्ष्मण है। तो जहां ये तीनों रहेगा वहां ऋषि भी रहेगा, ऋषि मुनि, जंगल में ऋषि मुनि रहता है, तो ऋषि कुंड भी यही है, ऋषि कुंड, तो ऋषि कुंड भी वहीं पे आपका है। तो रामेश्वरम कुंड यहीं पे, सीता कुंड यहीं पे, लक्ष्मण कुंड यहीं पे, ऋषि कुंड यहीं पे। तो घर मुंगेर में भी हो गया और राजगीर में भी हो गया। तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपके क्वेश्चन में बोला था कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। तो देव नहीं होगा, बिहार शरीफ नहीं होगा, पावापुरी नहीं होगा, राजगीर, हाँ राजगीर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर। तो आपके प्रश्न का आंसर राजगीर, यानी 12 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा राजगीर। तो आइए हम लोग 13 नंबर सवाल में चल रहे हैं। 13, तो 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, क्या बोला है, विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद जो मंदिर है वो कहाँ पड़ेगा। तो देखिए विष्णुपद जो मंदिर है वो कहाँ पड़ेगा, तो विष्णुपद मंदिर बोध गया में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, बोध गया में। बोध गया में किसका मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। कहिएगा सर विष्णुपद क्यों बोलते हैं, विष्णु भगवान ने पहली बार जो अपना पैर रखा था ना वो यहीं पे रखा था, बोध गया में। जो विष्णु भगवान है इन्होंने जो अपना पैर रखा था वो कहाँ रखा था, यहीं पे रखा था, इसलिए इस मंदिर का नाम है विष्णुपद मंदिर। कहाँ पड़ेगा, बोध गया में। आप बताए थे थोड़ी देर पहले बोध गया किस नदी के किनारे है, तो फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु नदी का पुराना नाम निरंजना नदी,
फल्गु नदी पे कौन सा बांध है? तो रबर डैम है। तो इतना सारा आप ध्यान रखिएगा। बोध गया में और क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ये सब बात ध्यान में रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप बनवाया था? विश्व शांति स्तूप, क्या बोला? विश्व शांति स्तूप। क्या बोला है कि विश्व शांति स्तूप। तो विश्व शांति स्तूप बनवाने वाले कौन? तो जापानियों ने। कौन से? जापानियों ने बनाया था, यानी जापान के लोगों ने बनाया था, जापानियों ने बनाया था, जापानियों ने बनाया था विश्व शांति स्तूप। अब विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो अपना बिहार में। अपना कहाँ है? अपना बिहार में है। नोट कीजिए, अपना बिहार में है। अब बिहार में कहाँ पे है? तो बिहार में बोध राजगीर में हो जाएगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर। कहाँ है? राजगीर में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। आइए हम लोग 15 प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर कथी कर रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुआ था? नहीं, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाँ, बात सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? बताइए, महाबोधि मंदिर कहाँ पड़ेगा? महाबोधि जो मंदिर है, महाबोधि मंदिर कहाँ पड़ेगा? तो आप कहेंगे बोध गया में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? बोध गया में। अब महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान। तो जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? कौन मंदिर? सूर्य मंदिर। कौन मंदिर? सूर्य मंदिर। तो बोला है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? गया में, बोध गया में, देव में, रांची में। तो बोध गया में सूर्य मंदिर कहाँ है? हमने ना बताए थे कि सूर्य मंदिर कहाँ है? बोध गया में। बोध गया में सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ है? बोध गया में है। लेकिन एक कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? बताइए तो। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर याद है आपको? उड़ीसा में है। याद है? पढ़ाए हुए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, उड़ीसा में है। अब कै रुपया के नोट पर कोणार्क का मंदिर है? तो आप बोले थे 10 रुपया के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो आगे बढ़िए। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। नहीं, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम। पढ़ाए हुए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। आगे बोला है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा? 17 नंबर सवाल क्या बोला कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो आप बोलेंगे छठ पूजा। कौन पूजा? छठ पूजा। तो बिहार का सबसे बच्चा सब हल्ला कर रहा था। बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन है? तो छठ पूजा। छठ पूजा से बड़ा पर्व बिहार में कहां से है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठ पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी? बिहार की पेंटिंग। तो बिहार की पेंटिंग की बात आएगा ना, तो मधुबनी पेंटिंग एक नंबर पे आ जाएगा। तो बिहार का सबसे फेमस पेंटिंग कौन है? मधुबनी पेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से, समुद्र तल से जो बिहार का औसत जो दूरी है ना, वो मात्र 53 मीटर है। मतलब जो समुद्र है ना हम लोगों से 53 मीटर ही दूर है। मतलब समुद्र से हम लोग 53 मीटर एक एवरेज में हम लोग आगे हैं, मतलब ऊपर है। तो समुद्र से हम लोग कितना ऊपर है? मात्र 53 मीटर औसत दूरी। चलिए तो याद रख लीजिएगा कि समुद्र तल से बिहार का औसत दूरी कितना? तो 53 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी निकालिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। कहना तो आपको मालूम है ना, पूरे भारत में क्षेत्रफल में अपना भारत 12वां स्थान है। पूरे भारत में
क्षेत्रफल में बिहार का स्थान कहना है, बताइए। तो क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12वां है। कहिएगा सर जनसंख्या में कहना है, तो बोलेंगे जनसंख्या में कहना है, तो जनसंख्या में तीसरा है। जनसंख्या में कहना है तीसरा। तो सबसे ज्यादा किसके पास? यूपी के पास। 2 नंबर में कौन है? महाराष्ट्र। और 3 नंबर में अपना बिहार है। तो देखिए जनसंख्या में 3 और क्षेत्रफल में 12 नंबर पे आता है बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 आंसर हो गया। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, बिहार में जो गोल घर, पटना में जो गोल घर है, ये जो गोल घर है ना, ये गोल घर, तो गोल घर का निर्माण, पहले गोल घर कहाँ पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर पटना में पड़ेगा। ये गोल घर क्या है? तो ये अन्न का भंडार है। ये अन्न का भंडार था। ये अन्न का भंडार करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था। अन्न जो होता है ना, अनाज, अन्न, तो अन्न का भंडार करने के लिए गोल घर बनाया था। और गोल घर जब बना था उस समय यहाँ पे गवर्नर कौन था? वारसराय गवर्नर कौन था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में बिहार में गोल घर बना था। और गोल घर का निर्माण कब और किसने किया? तो नोट कर लीजिए, गोल घर का निर्माण कब और किसने किया? तो जल्दी से नोट करिए आप। क्या नंबर प्रश्न है आपका? 21 नंबर। गोल घर का निर्माण करने वाले, पहले तो इसका निर्माण हुआ था 1776 में। 1776 में गोल घर का निर्माण हुआ था। अब कौन किया था गोल घर का निर्माण? गोल घर का निर्माण कौन किया था? तो जॉन गॉस्ट्रिन। कौन किया था? जॉन गॉस्ट्रिन किया था। तो पटना में गोल घर है, गोल घर का निर्माण कौन किया? तो जॉन गॉस्ट्रिन किया। कब किया? 1776 में किया। गोल घर क्या है? तो अन्न का भंडार करने के लिए बनाया गया था। किसके, कौन गवर्नर था जिस समय बना था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो आपके प्रश्न में क्या पूछा था कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। कौन बनाया था? तो जॉन गॉस्ट्रिन। कब बनाया था? 1776 में। किस लिए बना था? अन्न के भंडार के लिए। लेकिन अभी वर्तमान में गोल घर को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, ओडिशा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? बता चुके हैं, ओडिशा बिहार से 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ था। ऑलरेडी पहले डिस्कशन करा चुके। आगे निकलते हैं। बिहार में कितने ब्लॉक है? हाँ, यहां से प्रश्न लिखिए आप लिखिए बिहार, आप लिखिए बिहार, हेडिंग बनाइए। अब लिखिए बिहार में जिला कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 38 जिला है। कहेंगे सर बिहार में प्रखंड कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 534 प्रखंड है। हम बोलेंगे अनुमंडल कै गो है? अनुमंडल, तो अनुमंडल 101 गो है। तो बोलेगा बिहार में जिला कै गो? 38 गो। प्रखंड, प्रखंड कहे तो ब्लॉक, प्रखंड किसको बोलते हैं? ब्लॉक को बोलते हैं। तो पूरे बिहार में कितने ब्लॉक है? 534 गो ब्लॉक है। अनुमंडल कितने हैं? 101। कहेगा कि सर प्रमंडल कै गो है? प्रमंडल, तो प्रमंडल कै गो? 9 गो। कहिएगा सर प्रमंडल क्या होता है, अनुमंडल क्या होता है, प्रखंड क्या होता है, जिला क्या होता है? अभी समझाएंगे, पहले नोट कर लो। जिला कै गो? 38 गो। प्रखंड कै गो? 534 गो। अनुमंडल कै गो? 101। प्रमंडल कै गो? 9। अब बिहार में लोकसभा का सीट कै गो? तो 40। लोकसभा का सीट, लोकसभा का सीट 40, राज्यसभा का सीट 16, अब विधानसभा का सीट 243, अब विधान परिषद का सीट 75। नोट कर लीजिए। बिहार में जिला कै गो? 38 गो। प्रखंड कै गो? 534 गो। अनुमंडल कै गो? 101 गो। प्रमंडल कै गो? 9 गो। लोकसभा कै गो? 40। लोकसभा का सीट कै गो? 40 गो। राज्यसभा का सीट 16 गो। विधानसभा का सीट 243, अब विधान परिषद का सीट 75। तो बिहार के बारे में इतना जानकारी आपको पास होना चाहिए। देखिए बहुत सारा जब पंचायत मिलता है ना, तो एगो ब्लॉक बनता है।
बहुत सारा पंचायत मिलेगा तो एगो ब्लॉक बनेगा। अब बहुत सारा ब्लॉक मिलता है तो एगो अनुमंडल बनता है। अब बहुत सारा अनुमंडल मिलता है तो एगो जिला बनता है। अब बहुत सारा जिला मिलता है तो प्रमंडल बनता है। तो बिहार में टोटल 9 गो प्रमंडल है। हम लोग मुजफ्फरपुर जो है ना, हम लोग तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ये हम लोग तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। चलिए नोट कीजिए, बिहार के बारे में ये हो गया। तो आपसे क्या बोला था, ब्लॉक कै गो तो 534 गो। तो 23 का सवाल, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका कितना, आपका 23 नंबर का आंसर हो गया सी ऑप्शन 534। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या नंबर 24 नंबर, कितना 24 नंबर में क्या बोला है, प्लाईवुड का कारखाना क्या है, कहाँ है प्लाईवुड, प्लाई नहीं समझते, प्लाई का गेट बनता है, प्लाई का फोल्डिंग बनता है, आजकल प्लाई का पलंग बनता है, प्लाई का तो बहुत कुछ बनता है आज के डेट में। तो जो प्लाईवुड है, जो प्लाईवुड है ना, ये जो प्लाईवुड का जो कारखाना है वो कहाँ पड़ता है, तो प्लाईवुड का कारखाना हाजीपुर में है। कहाँ है, बिहार में हाजीपुर में प्लाईवुड का कारखाना है। प्लाईवुड वही प्लाई का जो सामान बनता है उसका कारखाना कहाँ है, हाजीपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर, यानी 24 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर बोला है कि शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था, वही शून्य का खोज कौन किया, आर्यभट्ट। पाई का आविष्कार कौन किया, आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली कौन दिया, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का बुक का नाम क्या है, आर्यभट्टयम। ये गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे। तो चलिए इतना तो हम पढ़ा चुके हैं पहले से। 26 नंबर, उस राज्य का वर्तमान नाम बताइए जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है। तो बताइए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में। हो गया बिहार आंसर, मारिए इसको, बिहार आंसर हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनाया, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किया, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई होती है, बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन बना था, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ जाओ, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है, जहां ये तो हो चुका है। 27, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बता दिए ना, पहला कुलपति कौन था, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर मार दीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, पहला ऑप्शन। फिर 28 नंबर है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में है। अब देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्या बोला है, 28 नंबर बोला है कि कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो बिहार में है, और 4 गो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है सलीम अली, सलीम अली पक्षी विहार, पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार। क्या है, सलीम अली पक्षी विहार। कथी बोला है कि कौन सा स्थल बिहार में है। तो लड़का देखेगा सलीम अली पक्षी विहार, कहेगा बिहार है, मारो बिहार। बिहार गलत हो जाएगा, सलीम अली पक्षी विहार बिहार में नहीं है। पहले पूरा ऑप्शन लिख देते हैं। दूसरा ऑप्शन है अशोक स्तंभ, दूसरा ऑप्शन क्या था, अशोक स्तंभ। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है उदंती पक्षी विहार, उदंती पक्षी विहार। और चौथा ऑप्शन कौन है, चौथा ऑप्शन है कामाख्या मंदिर। कौन मंदिर, कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। नोट कर लीजिए। ये कौन सा प्रश्न है आपका, ये आपका प्रश्न हो जाएगा कौन सा भाई बताओ तो लोग, ये प्रश्न हो जाएगा 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। तो बताइए 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने। तो उदंतपुरी पक्षी विहार, कभी बोला इन चारों में से कौन सा बिहार में स्थित है। तो लड़का देखेगा सलीम अली पक्षी विहार, कहेगा यही आंसर हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। कहाँ है, गोवा में है, ना कि बिहार में है, गोवा में पड़ता है सलीम अली पक्षी विहार। फिर आएगा उदंती पक्षी विहार, ये ना उदंती पक्षी विहार, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो उदंती पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। और कामाख्या देवी मंदिर आपको पता है असम में पड़ता है,
तो अब बताइए, ये होगा नहीं, ये तो गोवा में हो गया, ये छत्तीसगढ़ में हो गया, ये असम में हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। ये पड़ेगा अपना बिहार में। ये कहां पड़ेगा? अपना बिहार में पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक सवाल लिख लीजिए कि सलीम अली पक्षी विहार बोला था गोवा में, और सलीम अली नेशनल पार्क बोलता। सलीम अली नेशनल पार्क, कौन पार्क? नेशनल पार्क। सलीम अली पक्षी विहार बोलेगा तो गोवा मारिएगा, और सलीम अली नेशनल पार्क बोलेगा तो जम्मू कश्मीर मारिएगा, जम्मू कश्मीर। तो सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो चलिए इतना नोट कीजिए फटक से। और कामाख्या देवी मंदिर असम के बारे में 2 लाइन लिखिए। असम में एक मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला लगता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगेगा? असम में। अम्बुबाची का जो मेला है असम में लगता है, वही कामाख्या देवी मंदिर के बगल में लगता है ये मेला। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़िए। अगला 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल क्या बोला कि बिहार में कौन सा इस्पात संयंत्र स्थित है? ऑप्शन है इसको, दूसरा टिस्को, तीसरा VSP और चौथा डॉल्वी। तो नहीं, डॉल्वी नहीं है। बिहार में हम बताए थे कि टिस्को नाम का जो इस्पात है ना, वही कंपनी है टिस्को। क्या है? टिस्को। तो बिहार में कौन सा स्टील प्लांट है? स्टील यानी इस्पात का फैक्ट्री कौन है? टिस्को। अब टिस्को कहां पड़ेगा? टिस्को पड़ेगा जमशेदपुर में, जमशेदपुर। और जमशेदपुर टाटा जी ने इसको बनाया था। जमशेद जी जमशेदपुर में पड़ता है। बनाया कौन था? तो जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा ने बनाया था। इसको की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नोट कर लीजिए। इसको कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में। कौन बनाया? जमशेद जी टाटा ने बनाया। कब बना? 1907 में बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो आसान बात है भाई, देखो ये है अपना बिहार, मान लो, ये मान लो कि अपना बिहार है, ये मान लो कि अपना बिहार है। ये क्या है? अपना बिहार है। तो बिहार का ये क्या है? पूरब है। तो पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। बिहार के पूरब में कौन राज्य पड़ता है? पश्चिम बंगाल। उत्तर में कौन देश पड़ता है? तो नेपाल। उत्तर में कौन देश है? नेपाल। दक्षिण में कौन राज्य है? दक्षिण में कौन राज्य पड़ेगा? तो कहेंगे झारखंड। कौन पड़ेगा? झारखंड। जेएच का मतलब क्या होता है? झारखंड। कहेंगे सर पश्चिम में कौन राज्य पड़ेगा? पश्चिम में कौन राज्य पड़ता है? तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है, यूपी। तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में नेपाल है। तो कोई पूछेगा कि बिहार कितने राज्यों से सीमा बनाती है? तो 3 राज्यों से। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम यूपी। एक वो देश से बनाता है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। आगे, बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है? तो वही है, बिहार के पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो इसका भी आंसर हो गया 31 का। फिर बोला 32, सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो सारण का मुख्यालय छपरा में है। सारण का मुख्यालय छपरा में है। अब मोतिहारी का पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी में है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी में है। सारण का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। क्या है? सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? छपरा में है, याद रखिएगा। आरा का मुख्यालय कहाँ है? भोजपुर में। तीनों लिख लीजिए, तीनों लिख लीजिए। पहला नंबर तो आरा जिला नहीं है। आप बोलते हैं ना आरा जिला उठा दे किला, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि आरा जिला उठा दे में किला? पवन सिंह का गांव पड़ता है, गाना निकाले हुआ आरा जिला उठा दे में किला। वो गलत बोलता है आरा जिला। भोजपुरिया सब है ना, गलत आंसर याद करवा देता है। आरा जिला उठा दे में किला। आरा जिला नहीं है,
आरा जिला आरा जिला नहीं है, आरा है ना, भोजपुर जिला का मुख्यालय है। भोजपुर जो जिला है उसका मुख्यालय पड़ता है। मुख्यालय का है तो हेडक्वार्टर। तो भोजपुर जिला का मुख्यालय कौन है? आरा है। फिर कहेंगे सारण जिला है, नहीं, सारण जिला नहीं है। सारण जिला मुख्यालय है किसका? छपरा का। किसका? छपरा जिला होता है और न कि सारण जिला होता है। सारण जिला नहीं है, सारण क्या है? मुख्यालय है। सारण क्या है? मुख्यालय है। और जिला कौन है? छपरा। उसी प्रकार मोतिहारी जिला नहीं है। मोतिहारी जो आप बोलते हैं ना, मोतिहारी जिला, मोतिहारी जिला नहीं है, मोतिहारी मुख्यालय है। मोतिहारी क्या है? मुख्यालय है। और मोतिहारी मुख्यालय किसका है? पूर्वी चंपारण का है। पूर्वी चंपारण का है, यानी पूर्वी चंपारण जिला है। लेकिन हम लोग बोल देते मोतिहारी जिला, हम लोग बोल देते सारण जिला, हम लोग बोल देते आरा जिला। ये सब जिला नहीं है, ये सब मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो हम लोग 32 में पहुंचे हुए हैं, 33 में आएंगे। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो ब्रिटिश राज में बिहार बंगाल का हिस्सा था। हम लोग ब्रिटिश के काल में बिहार कहाँ था? बंगाल में था। तो इसका आंसर बंगाल मार दीजिए, इसका आंसर बंगाल मार दीजिए। 34 नंबर सवाल है कि बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा क्या है? हिंदी है, क्योंकि बिहार में 82% हिंदू पाया जाता है। देखिएगा, अपना बिहार में हिंदू कितना है? अपना बिहार में हिंदू 82% है। और मुस्लिम कितना है? मुस्लिम मात्र 17% है। तो बिहार में हिंदू कितना है? 82%। मुस्लिम कितना है? 17%। मुस्लिम कितना है? 17%। तो याद रखिएगा 82% हिंदू है और मुस्लिम 17% है। इसीलिए बिहार की राजभाषा हिंदी है और दूसरा राजभाषा उर्दू है। तो बिहार का पहला राजभाषा कौन है? हिंदी। और बिहार का दूसरा राजभाषा कौन है? उर्दू। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ? आपको मालूम है 2000 में झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो 2000 में 3 गो राज्य अलग हुआ था। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। तो लिख लीजिए, बिहार से कौन अलग हुआ था? तो बिहार से हुआ था अलग झारखंड। फिर बोलिएगा उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ था? तो उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। फिर बोलेंगे कि सर मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था वो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। और यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो ये 6 नवंबर 2000 को। 6 नवंबर या 9 नवंबर, थोड़ा देख लेना। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर को, एकदम करेक्ट है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर को। लेकिन यूपी से उत्तराखंड 6 नवंबर है कि 9 नवंबर है, थोड़ा डाउट है, देख लेना। ठीक है, देख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? पढ़ा है ना, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ है? तो बिहार के कौन राष्ट्रपति है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, 2-4 लाइन। राजेंद्र प्रसाद के बारे में 2-4 लाइन लिखिए। आप लिखिए राजेंद्र प्रसाद। इसका पहले जन्म लिखिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1884 में, कांग्रेस की स्थापना से 1 साल पहले। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? कांग्रेस के स्थापना से 1 साल पहले, याद रखिएगा। इसका मृत्यु कब हुआ?
तो जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था ना, उसके एक साल बाद 1963 में, याद रखिएगा। देखो, जन्म हुआ कांग्रेस से एक साल पहले और मृत्यु हुआ भारत चीन के युद्ध के एक साल बाद। याद हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म सिवान में हुआ था। सिवान, और सिवान में कहा? तो जीरा देई नामक स्थान पे हुआ था, सिवान के जीरा देई में। ये भारत का पहला राष्ट्रपति बने थे। चलिए आगे बढ़ जाइए। राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए आप। बिहार के गांधी किसे कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद को। तो बिहार के गांधी किसे कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। बिहार के गांधी कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। कहेगा देश रत्न के नाम से कौन जाना जाता है? देश रत्न के नाम से भी राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न के नाम से कौन जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। और क्या है इनके बारे में खास बात? बिहार का आजाद शत्रु भी इसे ही कहते हैं। बिहार का आजाद शत्रु, बिहार का आजाद शत्रु किसे कहते हैं? इन्हें ही कहते हैं। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। इनको भारत रत्न का अवार्ड कब मिला? तो 1962 में मिला। इनको भारत रत्न का अवार्ड कब मिला? 1962 में। इनका एक पुस्तक भी है, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद का बुक का नाम क्या है? इनके बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइडेड इनके बुक का नाम है। तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था। 1884 में जन्म हुआ था और 1963 में मृत्यु हो गया। बिहार के गांधी इन्हीं को कहते हैं। देश रत्न इसे ही कहते हैं। बिहार का आजाद शत्रु इसे ही कहते हैं। इनको इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक भी लिखे हुए हैं। इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला हुआ 1962 में। चलिए, तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में इतना जान लिया। तो आगे बढ़ जाते हैं। 36 के बाद 37 का आंसर हो गया होगा राजेंद्र प्रसाद। 38, प्राचीन काल में पटना देश नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में जो पटना है, जैसे प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। हम बोले थे ना कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? तो उदाइन ने बसाया। पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? तो उदाइन ने। और उदाइन किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु का पुत्र था। याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न कौन हो गया? इसका आंसर हो गया पाटलिपुत्र। फिर 39 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो बताइए। नालंदा पहला ऑप्शन है। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र नहीं था, पूछा है। कौन है जो शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो पहला ऑप्शन है नालंदा। तो बताइए, नालंदा शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा विश्वविद्यालय था, तो वो आंसर नहीं होगा। विक्रमशिला, पता है ना, विक्रमशिला भागलपुर में है, धर्मपाल बनाया है, तो ये भी शिक्षा का केंद्र था। अदंतपुरी बताए थे ना कि गोपाल है इसका संस्थापक, तो वो भी शिक्षा का केंद्र था। लेकिन विजयनगर शिक्षा का केंद्र नहीं था। देखिएगा, विजयनगर, आप विजयनगर हेडिंग बनाइएगा थोड़ा सा। विजयनगर शहर है। ये विजयनगर क्या है? शहर है। विजयनगर क्या है? शहर है। तो कोई पूछेगा विजयनगर किसने बसाया? विजयनगर किसने बसाया? तो दो गो भाई था, हरिहर बुक्का। एगो था हरिहर और एगो क्या था? बुक्का। ये दोनों अपना भाई था। इन्होंने विजयनगर शहर बसाया। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य बसाया। अब विजयनगर की राजधानी कहाँ है बताइए? विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी। तो नोट कर लीजिए। आपका सवाल है कि प्राचीन भारत में इसमें कौन शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो आंसर हो जाएगा विजयनगर। अब 40 नंबर सवाल है कि बिहार किस मूल शब्द से बना है? तो देखो, पहले बिहार जो था ना वो ऐसे लिखाता था बिहार, लेकिन अब बिहार में क्या हो गया? पेट फाड़ दिया है इसे।
तो पहले बिहार में ब में पेट नहीं फरा हुआ था, केवल बिहार था। अब हो गया है बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। शेर शाह सूरी किस स्थान से था? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जानते हैं ना, सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पड़ता है? सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पड़ता है बताइए? तो आप कहेंगे सर सासाराम बिहार। सासाराम कहाँ पड़ेगा? अपना बिहार में पड़ेगा। तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेर शाह ने ही चौसा की लड़ाई लड़ा था। चौसा का युद्ध लड़ने वाला कौन था? शेर शाह। शेर शाह चौसा की लड़ाई लड़ा था, नोट कीजिए। ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनाया? ग्रैंड ट्रक रोड। ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनाया? शेर शाह सूरी, जो कि भारत का सबसे लंबी सड़क है ये ग्रैंड ट्रक रोड। कौन बनाया? शेर शाह सूरी। पटना शहर किसने बसाया? जो पटना शहर है किसने बसाया? देखो, पाटलिपुत्र शहर उदयन ने बसाया, लेकिन पटना शहर शेर शाह ने बसाया। तो पटना शहर कौन बसाया? शेर शाह। पटना शहर कौन बसाया? शेर शाह। नेक्स्ट, रुपया के नाम से सिक्का जारी कौन किया? यही रुपया के नाम से, रुपया के नाम से जो सिक्का जारी हुआ तो वो भी जारी करने वाले कौन थे? शेर शाह। रुपया के नाम पर सिक्का जारी करने वाला शेर शाह था, नोट कर लीजिए। भारत में जो डाक व्यवस्था है ना, जो ना कुरियर करते हैं, अब कोई सामान भेजते हैं तो डाक व्यवस्था लाने वाला भी शेर शाह था। डाक व्यवस्था, तो डाक व्यवस्था लाने वाला शेर शाह। तो सुनिए, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। चौसा का युद्ध इन्होंने ही लड़ा। ग्रैंड ट्रक रोड शेर शाह सूरी ने बनाया। पटना शहर शेर शाह सूरी ने बसाया। रुपया के नाम पर सिक्का इन्होंने ही चलाया। डाक व्यवस्था शेर शाह सूरी ने ही चलाया। और शेर शाह सूरी शेर को मार दिया था, इसीलिए इनका नाम शेर पड़ा था। पहले शेर शाह नहीं था नाम इनका, केवल शाह सूरी था, लेकिन शेर कब नाम पड़ गया? इन्होंने शेर को मार दिया था, इसलिए शेर शाह सूरी हो गया। शेर शाह सूरी ने आपको हुमायूं, जो बाबर का बेटा हुमायूं था ना, हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के मारा था शेर शाह। जो हुमायूं का बेटा था, सॉरी बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं को मार मार के भगा दिया था यही शेर शाह। आगे बढ़िए। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के क्रांति बिहार से कौन किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हैं ना, सब पढ़ा दिए होंगे। आगे देखिए, वंदे मातरम गान किसने लिखा? तो वंदे मातरम कौन लिखा बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी। अरे वंदे मातरम कौन लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। उन पुस्तक में आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक में लिखा। तो याद है क्या लिखे? चलिए लिख लो। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ो। कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? तो बिहार में तेल का कारखाना बरौनी में है, तेल वाला है। सीमेंट डॉलमिया बिहार में है। उर्वरक है बिहार में, लेकिन गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पाद, गहरा समुद्र, बिहार में समुद्र कहाँ है बताइए? बिहार में समुद्र है? जब समुद्र है ही नहीं तो गहरा समुद्र कहां से आएगा? तो वही परीक्षा पूछा था क्या कि कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? कौन सा उद्योग है जो बिहार में मौजूद नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पाद। ठीक है, तो आज हम इतने पर क्लास को रोक रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है और क्योंकि वीडियो बनाने के लिए पंखा को ऑफ करे हुए हैं। अब दिन का टाइम है, अभी कितना बज रहा है देखो, अभी 12:52 हो रहा है। अब 12:52 यानी 1 बज रहा है, 1 बजे भयंकर धूप है। तो जिस रूम में वीडियो बना रहे हैं तो काफी ज्यादा गर्मी है, इस वजह से हम इस वीडियो को हम इतने पर रोक रहे हैं। फिर हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जरूरत पड़ेगा तो पार्ट 3 लेके आएंगे। जितना पार्ट लेके आना होगा आएंगे। इसमें कुल प्रश्न कितना दिया हुआ है देखो, इसमें कुल मिला के 238 को सवाल दिया हुआ बिहार स्पेशल में। 238 सवाल का डिस्कशन कराएंगे तो हमको लगता है कि 1000 से ऊपर प्रश्न हो जाएगा।
और गारंटी मानिएगा, विश्वास मानिएगा कि इस 1000 से ज्यादा एक भी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं पढ़ना है। सारा के सारा सवाल आपके कॉपी से परीक्षा में देखने को मिलेगा। चाहे आप बिहार पुलिस है, चाहे दरोगा है, चाहे बीपीएससी है, चाहे टीचर है, चाहे रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी जीडी है, कोई भी है, आपको इससे बाहर सवाल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चला के देखिए, है ना। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि गर्मी में भी आपके लिए अगर वीडियो बनाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, आपको लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसका मजदूरी बनता है। और वो मजदूरी पैसा नहीं है, आपसे हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। बस वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक फैलाइए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके, अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके, है ना। अधिक से अधिक लोगों को ये फायदा पहुंच सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। नया चैनल है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करवाते हैं, चैनल को आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरह से हम अलग अलग एग्जाम का तैयारी यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते रहेंगे, बस आप हमको सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।